प्रणाम मित्रों। तो चलिए हम लोग कहानी के दूसरे तत्व की चर्चा करते हैं। इसके पूर्व हम लोगों ने कहानी के पहले तत्व यानी कि कथानक की चर्चा कर ली है। अब हम लोग कहानी के दूसरे तत्व और उसके अन्य तत्वों की चर्चा करेंगे। कहानी का दूसरा तत्व है पात्र। वस्तु विधान यदि स्थापत्य की बाहरी ढांचा है तो व्यापार विधान उसका आंतरिक स्थापत्य। सुरेंद्र चौधरी का यह कथन चरित्र निर्माण के महत्व पर प्रकाश डालता है। चरित्र चित्रण अथवा पात्र निर्माण कथा साहित्य का अन्यतम तत्व है। पात्रों के द्वारा ही कथाकार अपने दृष्टि बिंदु या विचार को अभिव्यक्त करता है। इन्हीं के क्रियाकलापों से कथा वस्तु का विकास होता है। किसी कहानी में घटनाओं की बहुलता हो या अल्पता, पर पात्रों का अभाव नहीं हो सकता। पात्र कथा का निर्माण करते हैं और अंतर्निहित संवेदना का सृजन एवं संप्रेषण करते हैं। कहानीकार की आस्था उसका जीवनगत अनुभव, कला दृष्टि और नैतिक दृष्टि का वहन पात्र ही करते हैं। जीवन सत्य एक व्यापक और गतिशील धारणा है जिसकी आंतरिक शक्तियां निरंतर विकसित होती हुई नए नए संबंधों को अर्जित करती है। बाह्य परिवर्तनों के साथ ही हमारी संवेदना से उसके संबंध भी परिवर्तित होते चलते हैं। अतः जीवन के गतिमान सत्य से अपने को जोड़ते हुए कथाकार नए सत्यों का निर्माण अपने पात्रों के द्वारा ही करता है, जो वस्तुतः भाव संबंधों से निर्मित होता है। गतिशील पात्रों की दृष्टि कहानी की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। एक ही पात्र के स्वभाव तथा उसके आधार पर किए गए कार्यों में मनोविज्ञान सम्मत परिवर्तन तथा कभी कभी आश्चर्यजनक विरोध के चित्रण करके कथाकार अद्भुत सौंदर्य की सृष्टि करवाता है। आर्नाल्ड बेनेट के शब्दों में हम कह सकते हैं कि कहानी का मूल आधार पात्र निर्माण है, अन्य कुछ नहीं। कथा वस्तु की घटनाएं तो प्रायः पात्रों के स्वभाव और प्रकृति में प्रसूत होती है। उसके वातावरण और देशकाल का निर्माण चरित्रों को स्वाभाविकता और वास्तविकता प्रदान करने के लिए ही किया जाता है। हम लोगों ने कहानी के दो तत्वों कथानक और पात्र को देख लिया। अब हम लोग देखेंगे कथोपकथन। कथोपकथन या संवाद यद्यपि नाटक का प्रमुख तत्व माना जाता है, पर कथा साहित्य में इसका प्रयोग पात्रों को जीवंत रूप में स्थित करते हुए उनकी प्रकृति को प्रत्यक्ष रूप में प्रकट करता है। कथोपकथन भाषा रचनात्मक उपयोग को संभव करता है। शब्दों के स्वराधात, लहजे, लय, प्रवाह, शैली, अनुरंजकता, अलंकरण आदि के सम्मिलित प्रभाव से वर्णन को विशिष्ट बनाया जाता है। कथोपकथन कार्य व्यापार को वास्तविकता प्रदान करता है और पात्रों में एक दूसरे के विरुद्ध संतुलन पैदा करता है। यद्यपि कहानी में इसकी बहुत गुंजाइश नहीं रहती, पर कथाकार अपनी प्रतिभा से संक्षिप्तता में ही अपेक्षित प्रभाव उत्पन्न कर पाता है। इसके बाद है भाषा शैली। भाषा शैली किसी रचनात्मक कृति के साधन है। भाषा लेखक के विचारों को वहन करती है, उनका उद्घाटन करती है और संप्रेषण तथा सृजन करती है। भाषा भाव और इच्छा से संपन्न विचार विनिमय का साधन है। शब्दों का चयन, वाक्य का गठन अर्थात कथ्य के अनुरूप भाषा की खोज हर कथाकार के लिए चुनौती है। भाषा और शैली का अन्योन्याश्रित संबंध है। शैली अंग्रेजी के टाइटल का अनुवाद है और अंग्रेजी प्रभाव से ही हिंदी में आया है। शैली का संबंध कहानी के संपूर्ण तत्व से रहता है, इसलिए कहानी की शैली सरल, सुबोध, सरस, प्रवाहमय और प्रभावोत्पादक होनी चाहिए। कलात्मक शैली में शब्द शक्तियाँ, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, मुहावरे, चित्रोपमता, हास्य, व्यंग्य, सजीवता, शक्तिमता, संक्षिप्तता और प्रवाह को समाहित किया जाता है। पात्र परिवेश के अनुसार प्रांजल और लोक भाषा का प्रयोग रोचक और सहज शैली लेकर लेखक अपेक्षित अभाव उत्पन्न कर पाता है। सच तो यह है कि कोई भी रचना जो अभीष्ट प्रभाव उत्पन्न कर पाती है वह अपनी भाषा शैली की वहन से है, अर्थात किसी भी रचना को उसकी भाषा ही जीवंत रूप प्रदान करती है। इसीलिए जो लेखक होते हैं वे कहानियों में अपने विषय के अनुरूप ही भाषा का चयन करते हैं और बहुत ही चित्ताकर्षक ढंग से भाषा का प्रयोग करके उस कहानी को बहुत ही आकर्षक बना देते हैं। कहानी का अगला तत्व है शैली।
किसी भी कहानी से उसकी शैली को अलग कर उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। शैली एक गुण है, वह अद्भुत कथ्य को प्रस्तुत करने के उस तरीके का नाम है जो कथ्य की अभिव्यक्ति को सुंदर एवं प्रभावपूर्ण बनाते हैं। इस दृष्टि से शैली ना तो अनुभूति, विषय वस्तु या धर्म है और ना कहने के तरीके का ही। शैली की ये आत्मा मुख्यतः वे संबंध है जिसके ढांचे में अनुभूति, विषय वस्तु को समाहित या व्यवस्थित किया जाता है। बर्नार्ड शो का यह कथन है कि प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति ही शैली का अर्थ और इति है। शैली के वास्तविक स्वरूप एवं महत्व को स्थापित करता है। कहानी में शैली के रूप विधान पर भी विचार हुआ है, जिसके विभिन्न प्रणालियां बताई गई है, यथा ऐतिहासिक शैली, परात्मक शैली, नाटकीय शैली, आत्मचरित्र शैली, डायरी शैली और मिश्रित शैली। अर्थात इतनी सारी शैलियों के आधार पर रचनाएं की जाती है। यहीं पर यह प्रश्न समाप्त होता है। धन्यवाद।